एकदम निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले मैंने 10 सालों तक जी तोड़ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया और हाई स्कूल के तीसरे साल में मार्शल आर्ट्स में पहले नंबर पे आ गया ताकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाँव खाओ में किसी शीर्ष संस्थान में दाखिला पाकर अपना नाम रोशन कर सकूं। लेकिन इस वक्त प्रिंसिपल मुझसे मंच पर जाकर नाटक में गाने की मांग कर रहा था। मेरी छोटी बहन से भी बिस्तर गर्म करने वाली दासी बनने को कहा जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला दानव कुल याओ क्लैन का राजकुमार था। पर प्रिंसिपल ये नहीं सोच पा रहा था कि अपने इस फैसले पर उसे बहुत जल्द पछतावा होने वाला है। इस समय प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर की मेज पर जोर से हथेली पटकी। प्रिंसिपल ने कुछ सेकंड तक मुझे घूर कर देखा, फिर मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। आखिर क्यों? 1000 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा लिंगची का पुनरुत्थान हुआ, दसियों हजार नस्लों ने आक्रमण कर दिया और मानव जाति लगातार पीछे हटती गई। वह दानव कुल ही था जिसने इंसानों की जान बचाई और हमें दसियों हजार नस्लों की ताकतों के बीच सांस लेने और बचे रहने की मोहलत दी। और उसी दिन से हम इंसानों को दानव कुल के सहारे ही जीना पड़ रहा है। प्रिंसिपल का लहजा थोड़ा जटिल हो गया। गाँव खाओ सिर पर है और दानव कुल की नई पीढ़ी के 19 छात्रों ने दाखिला लिया है। वे बेहद प्रतिभाशाली हैं और हर हाई स्कूल उन्हें अपने यहाँ खींचने की होड़ में लगा हुआ है। जिस हुलिये के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है वो दानव कुल की नई पीढ़ी में सबसे शीर्ष पर है और उसकी पृष्ठभूमि तो मुझे भी खौफ में डाल देती है। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो ये तुम्हारी ही भलाई के लिए है। मैंने नीचे अपनी रो रोकर लाल आंखें किए खड़ी बहन को देखा और होंठ भींचते हुए कहा, प्रिंसिपल, मैं भी 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में दाखिला पा सकता हूँ। तुम 16 साल की उम्र में ही रिफाइनिंग विसरा आंतरिक अंगों को तपाने वाले स्तर पर पहुंच चुके हो। बेशक तुम्हारे पास 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में जाने का मौका है, लेकिन हुल ये पहले ही रिफाइनिंग बोन हड्डी तपाने वाले स्तर को पार कर चुका है और दानव कुल की बाकी नई पीढ़ी अनकहे तौर पर उसे ही अपना अगुआ मानती है। अगर हुल ये नानवू छोड़कर चला गया तो स्कूल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं खामोश हो गया। मार्शल आर्ट्स की राह का पहला पड़ाव बॉडी टेम्परिंग शरीर को तपाना कहलाता है, जिसमें 3 छोटे स्तर होते हैं, त्वचा को तपाना, आंतरिक अंगों को तपाना और हड्डियों को तपाना। 1 के मुकाबले 19। एक विसरा तपाने वाले छात्र की तुलना में दानव कुल के 19 छात्रों को चुनना वाकई कोई मुश्किल फैसला नहीं था। प्रिंसिपल ने एक ठंडी आह भरी, इस सत्र में अगर 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में पर्याप्त छात्र चले गए तो नानवू को एक मुख्य की हाई स्कूल का दर्जा मिल जाएगा और ज्यादा संसाधन हासिल होंगे। इसके बाद एक हाथ मेरे आगे बढ़ा और धीरे से खुला, जिसमें से एक जेड की शीशी दिखाई दी। ये 100 रिफाइनिंग पाउडर 100 बार तपाया गया चूर्ण है, जो शरीर को तपाने के लिए सबसे उत्तम है। जी हुआ क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारी पारिवारिक स्थिति बेहद गरीब है और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास बिना दुर्लभ जड़ी बूटियों और खजानों के मुमकिन नहीं। इस चूर्ण के दम पर तुम यकीनन हड्डी तपाने वाले स्तर में प्रवेश कर जाओगे। उम्मीद है तुम बड़े हित को ध्यान में रखोगे। बस तुम भाई बहन को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, दरवाजा एक लात से खुला और वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। जिस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया था, झांगपांग, तुमने उससे कैसे निपटा? सब संभाल लिया गया है। हुलिये, अभी क्लास का समय है, तुम क्लास में क्यों नहीं गए? हुलिये की नजर मुझ पर पड़ी और उसके होठों पर धीरे धीरे एक कुटिल मुस्कान फैल गई। जी हुआ क्यों? सही कहा ना? सुना है तुम बहुत अच्छा नाटक गाते हो, भाला भी बहुत उम्दा चलाते हो और हाई स्कूल के तीसरे साल में मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 हो। 7 दिन बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मंच पर आकर नाटक गाओ और हमारे दानव कुल का मनोरंजन करो। और हाँ, इंसानों के स्कूल का मुझे अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम्हारी बहन मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करेगी। समझ में आया? झांगपांग तुरंत आगे बढ़ा और जी हुआईक्यू से भारी आवाज में बोला, जी हुआईक्यू, जल्दी जाओ और तैयारी करो, मत भूलो जो मैंने तुमसे कहा था। हुलिये की व्यंग्य भरी नजरों के सामने मैंने अपने दाहिने हाथ से पूरी ताकत लगाई। जेड की शीशी झटके से चकनाचूर हो गई और सारा चूर्ण जमीन पर बिखर गया। इसके बाद मैंने अपनी बहन का हाथ थामा और ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं और मेरी बहन स्कूल के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहे थे, तभी पीछे से दानव कुल की नई पीढ़ी के बेखौफ ठहाके गूंज उठे। इंसानों का स्कूल है तो क्या हुआ? चलना तो हमारे ही इशारों पर है। क्या खाक का हाई स्कूल मार्शल आर्ट्स नंबर 1 बस आंतरिक अंगों को तपाने वाला ही तो है? हुलिये को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, मैं ही इसे फाड़ कर रख दूंगा। जरा इसे देखो, बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा लग रहा है। जब मैं और मेरी बहन घर के दरवाजे पर पहुंचे तो बहन शिया क्विंगसुई अचानक रुक गई। भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। आप मुझे दानव कुल के पास भेज दो। बस भैया 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में दाखिला पा लें। क्विंगसुई कुछ भी सहने को तैयार है। मैं वहीं जम गया और दोनों हाथों से उस नन्ही बच्ची को आहिस्ता से अपने सीने से लगा लिया। क्विंगसुई, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद बहन ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने जाओ। मैंने लोहे के स्टैंड से 2.2 मीटर लंबा काले डंडे वाला भारी भाला उठाया और आंगन में खड़ा हो गया। जब दसियों हजार नस्लों ने हमला किया था तो इंसानों की वो तकनीक जिस पर उन्हें कभी घमंड था, इन अलौकिक शक्तियों के सामने तिनके की तरह बिखर गई थी। उस दिन के बाद से इंसानों ने तकनीक के पीछे भागना छोड़ दिया और अन्य नस्लों की नकल करते हुए साधना के जरिए अपनी छिपी ताकतों को जगाना और अपने शरीर व मार्शल आर्ट्स की चरम सीमा को छूना शुरू कर दिया। मेरा भाला हवा में सनसनाते हुए लहरा रहा था। हर एक वार में वो गुस्सा भरा था जिसे मैंने अब तक दबा कर रखा था। ये मेरी ही कमजोरी थी कि मैं अपनी बहन तक की रक्षा नहीं कर पा रहा था। बिना थके भाले का सिरा कांप उठा, लाल फुंदना बिखर गया। हर कदम के साथ भाला शरीर की ताल पर घूम रहा था। मुझे अपने पिता की जाने से पहले कही 2 बातें याद आईं। पहली, बहन की रक्षा करना। दूसरी, 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में से किसी एक में दाखिला लेना। इसके बाद भाले ने हवा में जोरदार घेरा बनाया और उसकी धार से उठी हवा ने पूरे
पूरे आंगन के सूखे पत्ते उड़ा दिए। आज अगर सच में हू लिए से मुकाबला होता तो मेरी जीत की संभावना बहुत कम थी। पिछले जन्म में मुझे पैदाइशी कलाकार अभिनेता कहा जाता था और इस जन्म में भी मैंने 10 साल तक नाटक गाया था। पारंपरिक नाटकों में मार्शल आर्ट्स वाले किरदारों के लिए मैंने 18 तरह के हथियारों को आजमाया था, पर मुझे सिर्फ भाले से प्यार था। इतने सालों के अभ्यास के बाद तकनीकों के मामले में हू लिए मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन हू लिए हड्डी तपाने वाले स्तर पर पहुंच चुका था। दानव कुल का शरीर पैदाइशी तौर पर फौलाद जैसा होता है और उसकी रक्त ऊर्जा ची ब्लड उसके शरीर के 98% हिस्से को ढके हुए थी, जिससे वो लगभग अभेद्य था। जबकि मैं अभी सिर्फ आंतरिक अंगों के स्तर पर था और मेरी रक्त ऊर्जा केवल 60 से 70% शरीर को ही ढक पाती थी। कहावतों के अनुसार बड़ी नस्लों के महान प्रतिभाशाली साधक जब बॉडी टेम्परिंग के चरम पर पहुंचते हैं तो उनका खून पारे जैसा भारी और हड्डियां चांदी जैसी चमकने लगती हैं और उनकी रक्त ऊर्जा कभी टूटती या बिखरती नहीं। कुल मिलाकर बात यही थी कि मैं अभी काफी ताकतवर नहीं था। तभी मैं हवा में उछला, दोनों हाथों से भाले के सिरे को मजबूती से थामा, बाजुओं की नसें तन गईं और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। भाला नीली ईंटों वाले फर्श में गहराई तक धंस गया। जमीन से लौटा जोरदार झटका भाले के सहारे हाथों से होता हुआ सीधा कंधों तक जा टकराया। अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाल फट गई और कलाई से खून बहने लगा। अचानक पुतलियों में झलकता धुंधला आसमान जैसे टूटकर बिखर गया। नजरों के सामने प्राचीन शैली का एक पारंपरिक अलिवान नाट्य मंच धीरे धीरे साफ दिखने लगा। उस पर बिना अक्षरों वाला एक पर्दा खामोशी से टंगा हुआ था। मेरे दिल में एक गहरी समझ कौंध गई और मुझे इस रहस्यमयी लिवान मंच का असली काम समझ आ गया। जब भी मैं किसी सटीक परिस्थिति में रहूंगा तो मैं अपने पिछले जन्म की मशहूर कहानियों का मंचन कर सकूंगा। अगर परिस्थिति एकदम सटीक मेल खाती है तो मैं कुछ पलों के लिए उस निभाए जाने वाले पात्र की वास्तविक शक्ति भी उधार ले सकता हूँ और मंचन खत्म होने के बाद अपने प्रदर्शन के आधार पर मुझे रहस्यमयी इनाम भी मिलेंगे। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने हवा में हाथ चलाया और लिवान मंच के उस खाली पर्दे पर स्याही के अक्षर एक एक करके उभरने लगे। उस दौर में बाघ का वध महज बहादुरी थी, पर आज के इस दौर में उठकर मैं उस प्राचीन गाथा से भी आगे जाऊंगा। जो नाटक में गाने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि व्यू सॉन्ग द्वारा बाघ का वध था। हू लिए, उम्मीद है उस दिन तुम इसे पूरे मजे से देख पाओगे। वक्त तेजी से बीता और स्वागत समारोह की पिछली रात आ पहुंची। भाई बहन हमेशा की तरह खाना खा रहे थे। मेरी नजर अचानक आंगन के दरवाजे पर पड़ी। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने भाला उठा लिया। एक साया बल खाते हुए अंदर आया। लड़की ने नानवू हाई स्कूल की नीले और सफेद रंग की वर्दी पहन रखी थी और उसके सिर पर 2 लाल रोएंदार कान हल्के हल्के हिल रहे थे, जो साफ तौर पर उसके दानव कुल का होने का सबूत दे रहे थे। आंगन में आने के बाद उसने मुझे भाला पकड़े देखा और होंठ सिकोड़कर मुस्कुराई। जी हुआई क्यों, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे लड़ने का मूड मत बनाओ। मेरा नाम हूँ मेयर है। मार्शल आर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा रक्त ऊर्जा चाहिए होती है और इसे खाकर तुम हड्डी तपाने वाले स्तर पर पहुंच सकते हो। तुम्हारी काबिलियत सच में उम्दा है। अच्छा ही हुआ कि मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। मैं और भी चिढ़ गया। जो कहना है सीधे सीधे कहो। हूँ मेयर के पीछे एक साधारण चेहरे वाली लड़की भी खड़ी थी जो तुरंत भड़क उठी। जी हुआई क्यों, तुम नीच इंसान, मेयर दीदी खुद तुमसे मिलने आई हैं। अचानक मेरे हाथ का भाला आगे लपका और उसकी नोक उस सलेटी कानों वाली लोमड़ी की गर्दन से ठीक 3 इंच की दूरी पर जाकर रुक गई। मेरी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। सलेटी कानों वाली लोमड़ी का चेहरा फक पड़ गया और वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। पर हूँ मेयर की आंखें चमक उठी। नानवू हाई स्कूल के मार्शल आर्ट्स नंबर 1 कहलाने के लायक हूँ। जी हुआई क्यों, कल के स्वागत समारोह के बारे में क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल न जाकर तुम बच जाओगे? हू लिए का पिता चांगहुआई शहर से 300 ली दूर स्थित लाओशान पर्वत का स्वामी लाओशान शानजुन है। यहाँ तक कि चांगहुआई शहर का मेयर भी उसके सामने झुक कर बात करता है। हू लिए तुम भाई बहन को निशाना बना रहा है तो इस मुसीबत से तुम बच नहीं सकते। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे इंसानों की अनोखी चीजें बहुत पसंद हैं। अगर तुम मेरे साथ आने को तैयार हो और मेरी यानी हू मेयर की खास दासी या सेवक बन जाओ तो मैं तुम्हारी बहन को सुरक्षित रखूंगी। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगी और तुम्हारी साधना में भी मदद करूंगी। क्या ये सौदा बहुत फायदेमंद नहीं है? मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। हू मेयर, मैं जी हुआई क्यों तुम्हारा गुलाम बनूं? यह तुम्हारा सिर्फ एक मुंगेरी लाल का सपना है, घमंड है। मुझे पसंद आया। अगर तुम अभी मेरे कदमों में गिर जाते तो मजा ही किरकिरा हो जाता। इसके बाद वो मुड़ी और कदम बढ़ाते हुए हल्की आवाज में बोली, कल के स्वागत समारोह से छिपने की कोशिश मत करना। अगर तुम नहीं आए तो तुम दोनों का अंजाम और भी बुरा होगा। कल मैं तुम्हारा मन बदलने का इंतजार करूंगी, तुम्हारे घुटनों पर गिरकर भीख मांगने का इंतजार करूंगी। कदमों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई। मैं और शिया क्विंग सुई आमने सामने बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल पुराने सोफोरा के पेड़ से गुजरती हवा की सरसराहट ही गूंज रही थी, जिससे आंगन का सन्नाटा और गहरा लग रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने आंगन का दरवाजा खोला और अंदर आ गए। उन्होंने दोनों भाई बहन को प्यार से देखा और पूछा, क्या तुम दोनों ही हुआई की और क्विंग सुई हो? मैं पास के छिंगशान कस्बे के छिंगशान हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, थैंग चैंगपिंग। मैं तुम्हारे पिताजी वेचांग का शिक्षक भी हूँ। तुम्हारे पिता ने कुछ समय पहले मुझे एक खत भेजा था और आज मुझे फुर्सत मिली तो मैं आ गया। वाकई सही वक्त पर आना किस्मत की बात होती है। मैंने उस बुजुर्ग से बातचीत की। उन्हें विदा करने के बाद मैंने एक गहरी और लंबी सांस छोड़ी। थैंक बुजुर्ग के आने से मेरी आखिरी चिंता भी दूर हो गई थी। फिर मैं मुड़ा और बर्तन समेट रही अपनी बहन को देखा। क्विंग सुई, कल मेरे साथ स्कूल चलना और देखना तुम्हारा भाई दानवों का कैसे संहार करता
करता है। नानवू हाई स्कूल के खेल के मैदान में हू लिए मुख्य सीट पर बैठा था और दानव कुल की नई पीढ़ी के 10 छात्र उसके इर्द गिर्द बैठे थे। वो जी हुआईक्यू अभी तक क्यों नहीं आया? तुमने तो कहा था कि कोई बढ़िया नाटक होने वाला है। हा, कहीं वो लड़का तुमसे डरकर भाग तो नहीं गया? हू लिए ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आना न आना उसकी मर्जी पर है। अगर जी हुआईक्यू नहीं आया तो मैं तुम सबको उसके घर ले चलूंगा। जैसे ही आखिरी गाना और नृत्य समाप्त हुआ, हू लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम नानवू वालों को काफी इज्जत दे दी। वो जी हुआईक्यू मेरा इतना अपमान कर रहा है, मुझे उसके घर जाकर पूछना ही पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो मैं और मेरे साथी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और ठीक उसी वक्त मैं एक हाथ से शिया क्विंगसुई का हाथ थामे और दूसरे हाथ में वो 2.2 मीटर लंबा भारी काला भाला लिए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। खेल के मैदान में छाते सन्नाटे के बीच ठक ठक करते मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। छात्र हैरान और चिंतित नजरों से उस जाने पहचाने चेहरे को देख रहे थे। हुआईक्यू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हू मेयर अपनी उंगलियों से बालों को लपेटते हुए उस नौजवान को देख रही थी। दिलचस्प है। मैं लगातार आगे बढ़ता हुआ मंच की ओर जा रहा था। हर कदम के साथ मेरे पूरे हाव भाव में जमीन आसमान का बदलाव आ रहा था। माथे के बीचों बीच से एक रहस्यमयी तरंग बाहर फैलने लगी। दिमाग में मौजूद लिवान का मंच धीरे धीरे पारदर्शी होकर इस असली मंच के साथ एकाकार हो गया। मेरे हाथ का काला भाला कुछ पलों के लिए लाठी शाओबांग बन गया। मेरे बगल में लाल कपड़े से बंधी शराब की एक मटकी रखी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़कर मटकी उठाई और सिर पीछे करके पूरी शराब गटक ली। पीने के बाद मटकी को पूरी ताकत से एक तरफ पटक दिया। मटकी जमीन पर गिरकर छन से टूट गई। अगले ही पल मेरी गूंजती हुई आवाज ने पूरे मैदान को चीर दिया। मैं वू सॉन्ग अपनों को ढूंढने घर लौट रहा था। रास्ते में जिंगयांग पहाड़ी से गुजरा तो शराब की महक ने रोक लिया। लोगों ने कहा कि पहाड़ी पर माथे पर सफेद लकीर वाला एक आदमखोर बाघ रहता है जिसने अनगिनत राहगीरों की जान ली है। पर मैं आज इस पहाड़ी को पार करके रहूंगा और देखूंगा उस दुष्ट जानवर में कितना दम है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कई निगाहें दबे छिपे तरीके से हू लिए की तरफ उठने लगी। कौन नहीं जानता था कि हू लिए खुद एक बाघ दानव था। जी हुआईक्यू ने खुलेआम ये नाटक गा दिया था। ये तो आसमान छूती हिमाकत थी। जी हुआईक्यू, तुम ये क्या गा रहे हो? तुरंत नीचे उतरो, उसे गाने दो। वू सॉन्ग द्वारा बाघ का वध। तुम वू सॉन्ग बन रहे हो और मैं वो बाघ हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आज मैं यहीं खड़ा हूँ और देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। मंच पर मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। हवा में हाथ उठाकर मैंने शराब पीने का अभिनय किया और मेरा दबदबा एक स्तर और बढ़ गया। मेरी गायकी की आवाज गरज उठी। ऊपर वाले ने वीर को क्यों इस कदर लाचार किया? वीरों का मोल भी कौड़ियों के भाव कर दिया। 9000 ली बादलों को चीरने की हसरत थी, पर कदमों में बस धूल और गर्द के समंदर रह गए। मैं वू सॉन्ग दर दर भटकता रहा। छोटी मछलियों ने भी मेरा मजाक उड़ाया, पर आज दानवों और धूर्तों के सामने यह वीर अपना असली रूप दिखाएगा। सबकी सांसें थम गईं। जी हुआईक्यू का गाना सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। हू लिए अपनी उंगलियों से कुर्सी के हत्थे को धीरे धीरे थपथपा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई थी, लेकिन आंखों में कत्ल करने की भयानक प्यास थी। हू लिए के शरीर से एक बदबूदार काले और सलेटी रंग की दानवी हवा का बवंडर उठने लगा। आसपास खड़े छात्रों के चेहरे डर से पीले पड़ गए और वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगे। मंच पर मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटा और वू सॉन्ग के खड़े होने की मुद्रा में डटा रहा। कितनी भयानक आंधी है। लगता है बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही है। जब ये दुष्ट जानवर इंसानों को मारने सामने आ ही गया है तो फिर मुझ वू सॉन्ग को बेरहम होने का दोष मत देना। हू लिए आखिरकार अपना आपा खो बैठा। उसका 2 मीटर लंबा शरीर तूफानी दानवी हवा के थपेड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ा और उसकी लाल हो चुकी पुतलियों के साथ वो मंच की ओर लपका। मैंने अचानक भाला उठाया। वो काला भारी भाला हवा में लहराया, जो नाटक में लाठी भी था और दानव संहारक भाला भी। कोई पूछे कि क्या वू सॉन्ग दानवी बाघ से लड़ सकता है, तो जान लो कि वू सॉन्ग कोई आम इंसान नहीं था। किताबों में साफ लिखा है, वह आसमान से उतरा हुआ असुर संहारक था। साक्षात धरती का काल देवता ताई सुई शेन था। काल देवता जो केवल संहार और विनाश का प्रतीक है। दानवी बाघ चाहे कितना भी खूंखार क्यों न हो, क्या वह तियानशांग सितारे वू सॉन्ग की आत्मा से ज्यादा खूंखार हो सकता है? नाटक सच है और उससे भी ज्यादा सच है वो ईश्वरीय अंश जो इस अभिनय के जरिए मेरे अंदर उतर आया था। मेरा शरीर फुर्ती से घूमा, सारा नशा गायब हो गया और मेरी आवाज बादलों को चीरती हुई गूंज उठी। उसने पलटकर देखा तो रोने की आवाजें थीं, आंखें घुमाई तो तबाही मची थी। यही है वो बाघ जो इंसानों का खून बहाना चाहता है। तंग रास्ते पर आज दुश्मन आमने सामने आ गए हैं। ए दानवी बाघ, अगर तुझमें कोई ताकत है तो अपने 1000 मन के वजन के साथ वार कर। आज तेरी हड्डियों का ढेर यहीं इस जमीन पर बिछेगा। तेरी हड्डियों का ढेर यहीं बिछेगा। दहाड़! हू लिए का खूनी जबड़ा खुल गया और वो चारों पैरों पर जी हुआईक्यू की तरफ झपटा। हड्डियों का ढेर? मैं भी देखता हूँ कि किसकी हड्डियों का ढेर बनता है। हू लिए मेरे बेहद करीब आ रहा था, लेकिन सिर्फ मुझे दिखाई देने वाले एक दृश्य में एक विशालकाय और फौलादी शरीर वाला योद्धा उस खाली मंच पर खड़ा था। उस योद्धा ने पीछे मुड़कर देखा। वह साक्षात तियानशांग सितारा वू सॉन्ग था। इसके बाद मेरी सारी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगीं और पलक झपकते ही मेरा कद हू लिए से भी एक सिर ऊंचा हो गया। नथनों से 2 खौलती हुई सफेद भाप की धाराएं छूटी। मैंने जमीन पर जोरदार पैर पटका और हवा में उछल गया। दोनों हाथों से भाले के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ा, भाले को सिर से ऊपर उठाया और नीचे से आ रहे लिए के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। हवा की एक भयानक लहर टकराव की जगह से चारों तरफ फैल गई। कड़कड़ाती आवाज के साथ मेरे हाथ का भाला वहीं टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर एक दर्द
दर्दनाक चीख के साथ हू लिए धड़ाम से जमीन में धंस गया। मैं जमीन पर उतरा और टूटे हुए भाले के टुकड़े को बेपरवाही से फेंक दिया। दानव कुल की नई पीढ़ी के लोगों का जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। उनके कान सुन्न पड़ गए और उनकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। हुमैयर के लाल होंठ थोड़े से खुले रह गए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक नमी सी छा गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भरी लाली दौड़ गई। धूल का गुबार धीरे धीरे छंटा। गड्ढे में पड़े हुलिये की फौलाद जैसी मजबूत हड्डियां चटक चुकी थीं और दानवी खून ने उसके आधे माथे को रंग दिया था। उसने गुर्राते हुए अपना असली दानवी रूप धारण कर लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली उसकी रीढ़ की हड्डी सिहर उठी और वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। नानवू में बेखौफ घूमने वाले इस बाघ दानव के दिल में अब सिर्फ और सिर्फ खौफ बचा था। मैं कदमों को आगे बढ़ाते हुए हुलिये की ओर बढ़ा और अपने बड़े हाथ से हुलिये का सिर दबोच लिया। वो धारीदार दानवी बाघ चाहे जितना भी छटपटाता या गुर्राता, वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। झांग पांग ने भारी आवाज में कुछ कहना चाहा। मैंने एक हाथ से हुलिये का सिर दबाए रखा और दूसरा हाथ हवा में ऊंचा उठाया। धमाका! एक मुक्का नीचे बरसा। हुलिये का सिर जमीन में और गहरा धंस गया और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। थम थम! मैं एक के बाद एक मुक्के बरसाता रहा। मेरी अपनी मुट्ठियां भी फटने लगी थीं। हड्डी तपाने वाले स्तर के दानव की रक्त ऊर्जा की सुरक्षा वाकई हैरान करने वाली थी। भले ही मैंने काल देवता की शक्ति उधार ली थी, पर मेरा शरीर अभी भी एक नश्वर इंसान का ही था। लेकिन मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की और लगातार मुक्के बरसाता रहा। जी हुआईक्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है? इंसानों का दानवों को मारना घोर पाप है, लेकिन मेरे कानों में एक शब्द भी नहीं गया और मुक्के लगातार गिरते रहे हूँ। हुलिये की रक्त ऊर्जा की ढाल आखिरकार टूट कर बिखर गई। हुलिये अब पूरी तरह डर चुका था। वो घबराकर पागलों की तरह चीखने लगा। जी हुआईक्यू, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता लाओशान के स्वामी हैं। क्या ये सब सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहन। मुझे तुम्हारी बहन नहीं चाहिए। मेरी मुट्ठी हवा में रुक गई। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। दानव कुल की नई पीढ़ी के चेहरों पर फिर से घमंड लौट आया था और स्कूल के बड़े अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी। केवल मेरे साथी छात्र, उन नौजवानों के चेहरे जोश और उत्तेजना से लाल हो रहे थे। तभी एक आखिरी मुक्का पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा। हुलिये के चारों हाथ पैर 2 बार छटपटाए और उसकी पुतलियां हमेशा के लिए बुझ गईं। उसमें जिंदगी का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा। यह मुक्का इतनी अचानक पड़ा था कि कोई भी संभल नहीं पाया। सब की सब फटी आंखें मुझ पर टिक गईं। मेरी हल्की भर्राई हुई आवाज धीरे धीरे गूंजी। हम मार्शल आर्ट सीखने वाले इस बेरहम दौर में पैदा हुए हैं। या तो अपने अपनों के लिए मुट्ठी बांधो या फिर अपनी कौम के लिए सीना तानकर खड़े हो जाओ। मार्शल आर्ट सीखने से पहले कभी न झुकने वाली रीढ़ बनाई जाती है। तुम लोग दानवों को मारने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन मैं, जी हुआईक्यू, ये हिम्मत रखता हूँ। यांग पेई ने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने नानवू के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? नानवू में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा शरीर थोड़ा भारी कदमों के साथ गड्ढे से बाहर निकला। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। दानव कुल की नई पीढ़ी अपने पंजों को हवा में लहरा रही थी। हालांकि सामने खड़े नौजवान की सांसें अब कमजोर पड़ चुकी थीं और उसका विशालकाय शरीर भी सामान्य हो गया था, लेकिन उसे बाघ के खून से लथपथ देखकर किसी में भी पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी नजर उन सब पर से गुजरी। शिया क्विंगसुई तुरंत आगे बढ़ी और उसने मुझे सहारा दिया। दोनों भाई बहन स्कूल के गेट की ओर बढ़ने लगे। आधे रास्ते में पीछे से झांग पांग की भारी आवाज आई। लाओशान पर्वत पूरे चांग हुआई शहर पर हुकूमत करता है। चांग हुआई के 18 कस्बे और जिले तुम्हें पनाह नहीं देंगे। जी हुआईक्यू, सिर्फ नानवू ही नहीं, पूरे चांग हुआई शहर का कोई भी हाई स्कूल तुम्हें दाखिला देने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ एक पल के गुस्से की खातिर तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम खुद भी गाँव खाओ की परीक्षा नहीं दे पाओगे और 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में जाने का तुम्हारा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ठीक उसी पल नानवू हाई स्कूल के मुख्य गेट से एक बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर आए। झांग पांग की त्योरियां चढ़ गईं और उसके साथ खड़े स्कूल के अधिकारी भी चौंक गए। थेंग चेंगपिंग, मैं तो तुम्हारे छिंगशान हाई स्कूल को भूल ही गया था। क्या छिंगशान हाई स्कूल इस जी हुआईक्यू को अपने यहाँ लेने वाला है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नानवू ने जी हुआईक्यू को ठुकरा दिया, लेकिन छिंगशान हाई स्कूल उसे किसी अनमोल रत्न की तरह संभालेगा। यांग पेई आगे बढ़ा। छिंगशान हाई स्कूल पहले अपनी जान तो बचा ले। पूरे चांग हुआई शहर में सिर्फ छिंगशान हाई स्कूल ही है जो दानवों की नई पीढ़ी को दाखिला नहीं देता। अपने उस खोखले स्वाभिमान को इतने सालों तक खींचकर तुमने क्या हासिल कर लिया? जो कभी चांग हुआई का नंबर 1 स्कूल हुआ करता था, उसने पिछले 15 सालों में एक भी छात्र ऐसा नहीं दिया जो 5 बड़े मार्शल आर्ट्स कॉलेजों में जा सके। जब तक छिंगशान हाई स्कूल इस साल शहर का मार्शल आर्ट्स टॉपर नहीं निकाल देता, तब तक उसे एक साधारण हाई स्कूल का दर्जा देकर गिरा दिया जाएगा। अगर छिंगशान हाई स्कूल एक जी हुआईक्यू को ले भी ले तो इससे क्या बदल जाएगा? क्या वो लाओशान के स्वामी के बदले से बच पाएगा? हवा जिस तरफ बह रही है तुम उसके उल्टे जा रहे हो। मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो बड़े हालात को नहीं समझते। थेंग चेंगपिंग ने धीरे से कहा। कुछ लोग इतने लंबे समय से घुटनों पर बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया ही अंधी है और सिर्फ वही समझदार है। तुम भले ही बेसुध रहो, खुद को धोखे में रखो, लेकिन जो लोग अभी भी रोशनी की तलाश कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। एक शिक्षक को तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थेंग चेंगपिंग दोनों भाई बहन को लेकर वहां से निकल पड़े। नानवू हाई स्कूल से बाहर कदम रखने ही वाले थे कि मैं अचानक रुक गया। मैंने मुड़कर उन सहपाठियों को देखा जो दूर खड़े मुझे ही देख रहे थे। उस खामोशी में न जाने किसने सबसे पहले चिल्लाकर कहा, हुआईक्यू भाई, अपना ख्याल रखना। यह एक वाक्य आग की चिंगारी की तरह फैल गया और देखते ही देखते सभी नौजवान एक साथ चीख पड़े, हुआईक्यू भाई, अपना ख्याल रखना। जब तक वह
साया नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया तब तक नानवू हाई स्कूल उस सन्नाटे से बाहर नहीं आ सका। दानव कुल की नई पीढ़ी ने हुलिये की लाश उठाई और पागलों की तरह स्कूल से बाहर भागी। जल्दी से हुलिये को लाओशान ले चलो, हम जल्दी लौटकर खबर करेंगे। पर्वत के स्वामी जरूर किसी महादानव को भेजेंगे जो इन भाई बहन को तड़पा तड़पा कर मारेगा। झांग पांग खाली पड़े खेल के मैदान को देखते हुए देर तक खामोश खड़ा रहा। ढलता हुआ सूरज आग के गोले की तरह धधक रहा था जो क्षितिज से लेकर बादलों के छोर तक लालिमा बिखेर रहा था। एक पुरानी काली कार छिंगशान कस्बे की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। हुआई क्यू, तुम्हें अब पुराने घर लौटने की जरूरत नहीं है। थैंग चैंगपिंग कार चलाते हुए मुस्कुराकर बोले, मैंने पहले ही लोगों को भेजकर तुम्हारा सारा सामान छिंगशान कस्बे में पहुंचा दिया है। तुम्हारे लिए एक अलग आंगन वाला मकान तय कर दिया है। बहुत बड़ा तो नहीं है पर काफी शांत है। मैंने फौरन कहा, शुक्रिया थैंग बुजुर्ग। पास बैठी शिया क्विंगसुई ने भी मासूमियत से कहा, शुक्रिया थैंग बुजुर्ग। थैंग चैंगपिंग ने हाथ हिलाया। रियरव्यू मिरर से उनकी नजर जी हुआईक्यू के उस रौबीले और आत्मविश्वासी चेहरे पर पड़ी। उन्हें लगा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो और उनकी खुशी चेहरे से छलक रही थी। वो नानवू स्कूल के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। एक तो उन्हें फिक्र थी कि जी हुआईक्यू किसी खतरे में न पड़ जाएं, और दूसरा वे उसकी असली काबिलियत भी परखना चाहते थे। आंतरिक अंगों को तपाने के स्तर पर होकर हड्डी तपाने वाले स्तर के दानव को मार गिराना, जी हुआईक्यू की इस ताकत ने उन्हें दंग कर दिया था। लेकिन जिस चीज ने उनका दिल जीता वो थी इस नौजवान की सूझबूझ और उसका हौसला। प्रतिभाशाली लोग तो बहुत मिलते हैं पर सीना तानकर खड़े रहने वाले प्रतिभाशाली लोग सदियों में कभी कभार ही मिलते हैं। मैंने नीचे अपनी बहन को अपने हाथों से खून पोंछते देखा और अचानक पूछा, थैंग बुजुर्ग, उस हुलिये की असल पृष्ठभूमि क्या है? थैंग चैंगपिंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चांग हुआई शहर से 300 ली दूर लाओशान पर्वत पर 1000 साल पुराना बाघ दानव बैठा है जो खुद को लाओशान शानजुन लाओशान का स्वामी कहता है। दानवों और इंसानों के बीच संधि होने के बाद हमारे देश के कई शहरों में दानवों के लिए खास इलाके तय कर दिए गए। दानव इसे बाहरी नस्लों के हमलों से बचाने और इंसानों की हिफाजत का नाम देते हैं, लेकिन हकीकत में यह इंसानों के विकास पर नजर रखने और उसे दबाने की एक साजिश है। कोई भी आजाद देश या नस्ल अपनी जमीन पर बाहरी ताकतों को इस तरह कब्जा जमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो लाओशान का स्वामी असल में चांग हुआई शहर पर नजर रखने वाला दानव राजा है। मेरी त्योरियां चढ़ गईं। हुमेयर ने उस दिन जो कहा था कि चांग हुआई शहर का मेयर भी लाओशान के स्वामी से खौफ खाता है, वो बात रत्ती भर भी झूठी नहीं थी। थैंग चैंगपिंग ने मुझे गंभीर देखा तो फिर से मुस्कुराते हुए ढांढस बंधाया, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान जितना ताकतवर होता है उस पर बंदिशें भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। वो खुद को लाओशान का स्वामी कहने वाला बाघ दानव तुम्हारे जैसे छोटे नौजवान पर खुद हाथ उठाने की नीचता नहीं करेगा। यहाँ तक कहते हुए उनकी आवाज में एक गहरा अर्थ आ गया। हमारे देश के हालात बहुत पेचीदा हैं। ऐसा नहीं है कि इंसानों के सभी ताकतवर लोग दानवों के आगे झुकते हैं, और चांग हुआई शहर का मेयर तो कोई मामूली इंसान बिल्कुल नहीं है। 10-15 मिनट गाड़ी और चली और दूर से ही एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ स्कूल दिखाई देने लगा। कार पास की गली के मुहाने पर रुक गई। मैं और मेरी बहन थैंग चैंगपिंग के पीछे पीछे उतरे और एक आंगन के दरवाजे पर पहुंचे। लोहे का दरवाजा खोला तो सारा सामान कमरे के दरवाजे पर ही रखा हुआ था। थैंग चैंगपिंग ने हंसते हुए कहा, आंगन के पीछे एक खाली जमीन भी है जो तुम्हारे रोज के अभ्यास के लिए एकदम सही है। इन 2 दिनों में तुम दोनों आराम से अपनी थकान मिटाओ। स्कूल में रिपोर्ट करने की कोई जल्दी नहीं है। इस बीच मैं तुम दोनों का दाखिला छिंगशान में पक्का करवा दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक चीनी मिट्टी की शीशी निकाली। ये 1000 रिफाइनिंग पाउडर 1000 बार तपाया गया चूर्ण है जो शरीर को तपाने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसका छिंगशान हाई स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी यानी थैंग चैंगपिंग की तरफ से तुम्हारा निजी तोहफा है। मैंने हाथ में पकड़ी उस शीशी को देखा। 100 बार तपाया गया चूर्ण ही अपने आप में अनमोल था, तो 1000 बार तपाया गया चूर्ण तो बेशकीमती ही होगा। थैंग चैंगपिंग के सादे कपड़ों और उस पुरानी कार को देखकर साफ था कि वे कोई बहुत रईस इंसान नहीं थे। चलो ठीक है, तुम अभी अभी एक खूनी जंग लड़कर आए हो, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा। याद रखना 2 दिन बाद छिंगशान हाई स्कूल पहुंच जाना। थैंग चैंगपिंग ने मेरे कंधे को थपथपाया और गली से बाहर चले गए। थैंग चैंगपिंग को जाता देखकर हम दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिया क्विंगसुई मेरे सीने से लग गई और उसकी आवाज रुंध गई। मैंने आहिस्ता से उसकी पीठ को सहलाया और प्यार से मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली थी और किसी ने भी सिर पर मंडराते लाओशान के खतरे का जिक्र नहीं किया। पीछे का आंगन 100 वर्ग मीटर की खुली और सपाट जमीन थी। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए यह बहुत उम्दा जगह थी। मैं बिना देर किए पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चेतना को माथे के भीतर मौजूद उस रहस्यमयी लीवान मंच में ले गया। हर बार जब भी वो लीवान के मंच पर कोई नाटक गाता था तो प्रदर्शन के हिसाब से इनाम मिलता था। न जाने इस बार व्यू सॉन्ग द्वारा बाघ का वध का क्या इनाम मिलने वाला था। चेतना जैसे ही गहराई में उतरी, सिर्फ मुझे दिखने वाली उस दुनिया में लीवान का मंच अभी भी उसी प्राचीन शान से खड़ा था। वो पर्दा जिस पर मैंने पहले लिखा था अब धीरे धीरे खाली हो चुका था। तभी न जाने कहां से बेर का एक फूल उड़ता हुआ आया और मेरे सामने गिरा। वो फूल अचानक बिखर गया और काले रंग की एक भयानक ऊर्जा का बवंडर उठा जिसने मेरी पूरी चेतना को हिलाकर रख दिया। एक बेहद रहस्यमयी तकनीक अपने आप मेरे दिलो दिमाग में उभर आई। ताई सुई फुहू झांग काल देवता की बाघ दमन मुद्रा, यह इस बार के नाटक का इनाम था। शरीर को तपाने की एक खास मुद्रा तकनीक।
कुछ खास मुद्राओं के जरिए शरीर के भीतर रक्त ऊर्जा को एक खास तरीके से बहाया जाता था ताकि शरीर को फौलाद बनाया जा सके। इंसानों के मार्शल आर्ट्स के हजार सालों के इतिहास में हर स्तर के लिए अपनी तकनीकें बनी हुई थीं। इसके बाद दिमाग में आई उस तकनीक के अनुसार मैंने धीरे धीरे अपनी मुद्रा बनाई और सांसों की लय को ठीक किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहले से कहीं ज्यादा भयानक थकान की लहर शरीर में उठने लगी, पर मेरी पलक झपकाने तक की हिम्मत नहीं हुई और मैं अपनी जगह पर डटा रहा। कुछ मिनट और बीते और एक अकथनीय भयानक ऊर्जा मेरे शरीर से खामोशी से फूटने लगी। चेतना के भीतर एक भयानक दहाड़ गूंज उठी, जैसे कोई दानवी बाघ सीधा मुझ पर झपट रहा हो। मेरी आंखें तीखी हो गईं। एक हाथ को ढीला और दूसरे को भारी रखते हुए मेरी मुद्रा पहाड़ को दबाने वाले काल देवता जैसी बन गई और मैंने सामने की खाली हवा पर दबाव डाला। चारों तरफ फैली भयानक ऊर्जा ने आखिरकार सारी रुकावटों को तोड़ दिया और खौलता हुआ खून रोम रोम से फूटकर शरीर के ऊपर रक्त ऊर्जा का एक कवच बनाने लगा। रक्त ऊर्जा का कवच 99% हिस्से को ढक चुका था। मैंने एक गर्म सांस बाहर छोड़ी और मेरी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। इस ताई सुई फूहू झांग ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर मुझे सीधे हड्डी तपाने वाले स्तर के चरम पर पहुंचा दिया था। अगर अब मेरा सामना हू लिए से होता तो मैं उसे महज एक मुक्के में ढेर कर देता। शरीर तपाने की इतनी चमत्कारी तकनीक का अगर ज्यादा अभ्यास न किया जाए तो यह कुदरत की बेअदबी होगी। मैं भी इस शरीर को उस चरम सीमा तक ले जाऊंगा जहां खून पारे जैसा भारी और हड्डियां चांदी जैसी चमकने लगें। अगली सुबह चांगहुआई शहर के मेयर के महल में एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सिर पर बांस की टोपी और बदन पर साधारण लिबास पहने था, खामोशी से एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बांस की छड़ी थी जिसका एक सिरा झील के पानी में डूबा हुआ था। उसके पीछे खड़े एक लड़के ने काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार पूछ ही लिया, मेयर साहब, इस यूशी झील में तो कोई मछली ही नहीं है और आपके पास तो कोई कांटा भी नहीं है। अरे नहीं, धागा तक नहीं बंधा है। किसने कहा कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ? आध्यात्मिक ऊर्जा के लौटने के बाद से दुनिया में कई अलौकिक चीजें पैदा हुई हैं। एक अदृश्य आध्यात्मिक जीव होता है जो जहां भी बसता है वहीं की जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। मैं मछली नहीं, उस आध्यात्मिक जीव को पकड़ रहा हूँ। तो इसे पकड़ने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। दोपहर ढलने को आई तब जाकर उस आदमी ने छड़ी समेटी। ठीक उसी वक्त आसमान का रंग अचानक बदल गया। मेयर का महल स्याही जैसे घने काले बादलों से घिर गया। बादलों की गहराइयों में दो खूनी लाल पुतलियां धीरे धीरे खुली और 100 मीटर लंबे एक दानवी साए की झलक वहां दिखाई दी। साधारण लिबास वाला वो आदमी तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। लाओशान के स्वामी का दूर से पधारना हुआ है। मैं छिन लोंगचेंगी आपका स्वागत वक्त पर नहीं कर पाया, कृपया क्षमा करें। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। अगले ही पल आसमान के काले बादल सिमट कर एक काली बिजली की तरह नीचे उतरे और महल के दरवाजे के सामने आ गिरे। लाओशान का स्वामी इंसानी रूप में आ चुका था और 2 बाघ दानवों के पहरे में शान से कदम बढ़ाते हुए महल के अंदर दाखिल हुआ। छिन लोंगचेंगे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो आदमी उस खूंखार दानव को देखकर भी मुस्कुराता रहा और उसके पीछे चल पड़ा। बैठक में लाओशान का स्वामी मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। छिन लोंगचेंगे, मेरे दूसरे बेटे हूँ। लिए को तुम्हारे इलाके के नानवू हाई स्कूल में बेरहमी से मार दिया गया। बताओ अब क्या किया जाए? छिन लोंगचेंगी ये सुनकर रुका। पर्वत के स्वामी के दूसरे बेटे को मार दिया गया? उसकी त्योरियां चढ़ गईं। ये कब की बात है? लाओशान के स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस छिन लोंगचेंगे को घूरता रहा। उसकी खूनी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लग रही थीं। पर्वत के स्वामी चाहते हैं कि मैं छिन लोंगचेंगे क्या करूं? मेरे बेटे को मारने वाला एक छात्र है जिसका नाम जी हुआईक्यू है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके पूरे परिवार को बांधकर लाओशान भेजो। ये नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? पर्वत के स्वामी को मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। आखिरकार मैं चांगहुआई शहर का मेयर हूँ। अगर मैंने उस जी हुआईक्यू को बांधकर लाओशान भेज दिया तो शहर की लाखों जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो फिर मैं अपने बंदों को जी हुआईक्यू को पकड़ने भेजूंगा। पर्वत के स्वामी की जैसी मर्जी। लेकिन एक बात और है, इंसान और दानव कुल के समझौते के नियमों के अनुसार दोनों जातियों के भाईचारे को बनाए रखने के लिए अगर कोई विवाद होता है तो कोई भी अपने से एक बड़ा स्तर लांघकर बदला नहीं ले सकता। मुझे ये सब अच्छे से पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। पर्वत के स्वामी वाकई बेहद समझदार हैं। वैसे शहर में एक बहुत पुरानी दुकान है जो अंतिम संस्कार का सामान बहुत शानदार बनाती है। आपके बेटे की अंतिम विदाई बेहद धूमधाम से होगी। अलविदा पर्वत के स्वामी। आसमान में फिर से भयानक हवाएं चलने लगी। एक बाघ दानव पहरेदार खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वह छिन लोंगचेंगी न तो जी हुआईक्यू को बांधकर लाओशान भेजने को तैयार हुआ और ऊपर से उस समझौते की दुहाई देने लगा। वह आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता। हमें पूरे महल को ही निगल जाना चाहिए था। लाओशान के स्वामी ने उसे एक नजर देखा और वो पहरेदार थर थर कांपने लगा। पर्वत के स्वामी ने मुड़कर उस छोटे होते जा रहे महल को देखा और उसकी लाल आंखों में थोड़ी सी झिझक तैर गई। छिन लोंगचेंगी इतना सीधा नहीं है। जब इंसानों और बाकी नस्लों के बीच खूनी जंग छिड़ी थी तब उसने अकेले ही कई बड़ी नस्लों के महान योद्धाओं के सिर कलम किए थे। वो उस दौर का सबसे चमकता हुआ सितारा था। बाद में हमारे कुल के महान संत ग्रेट सेज ने शुष्शो करके उसे अपाहिज बना दिया था, जिसके बाद वो टूट गया और यहाँ चांगहुआई शहर का मेयर बनकर अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उस छिन लोंगचेंगी में तो किसी ताकतवर साधक का कोई लक्षण तक नहीं था। कौन सोच सकता था कि उसने कभी सारी नस्लों के योद्धाओं को धूल चटाई होगी। लाओशान का स्वामी ठंडी हंसी हंसा। छिन
चेंगे मेरे, लाओशान को अपने इंसानी नौजवानों को तराशने की कसौटी बनाना चाहता है तो ठीक है, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। देखते हैं कि छुरी ज्यादा तेज है या कसौटी ज्यादा सख्त। इन 2 दिनों में जी हुआईक्यू घर में बंद रहकर लगातार ताई सुई फूहू झांग का अभ्यास करता रहा। देखते ही देखते छिंगशान हाई स्कूल में रिपोर्ट करने का दिन आ गया। दोनों भाई बहन साथ निकले और उस पत्थर वाली तंग गली को पार करते ही छिंगशान हाई स्कूल का मुख्य गेट दिखाई दे गया। गेट पर थैंग चैंगपिंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जी हुआईक्यू और शिया क्विंग सुई ने फौरन झुककर प्रणाम किया। थैंग चैंगपिंग मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जी हुआईक्यू पर पड़ी वे अचानक चौंक गए और उनकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। हुआईक्यू, तुम मार्शल आर्ट्स हड्डी तपाने के स्तर पर पहुंच गए? जी हुआईक्यू ने मुस्कुराकर हामी भरी। इन 2 दिनों में उसने दिन रात साधना करके अपनी ऊर्जा को पूरी तरह साध लिया था। फिर भी थैंग चैंगपिंग ने एक ही नजर में उसे पहचान लिया। थैंग बुजुर्ग वाकई बहुत बड़े उस्ताद थे। थैंग चैंगपिंग आगे आगे चलते हुए दोनों को क्लासरूम की तरफ ले जाने लगे और सहजता से बोले, 1000 बार तपाया गया चूर्ण पीकर सीधे अगले स्तर पर पहुंच गए। और ये ऊर्जा तो इस स्तर के भी चरम की लग रही है। हुआईक्यू, तुम्हारी प्रतिभा मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। स्कूल के नजारों को देख रहा जी हुआईक्यू ये सुनकर थोड़ा झेंप गया। वो चूर्ण तो अभी भी उसकी जेब में रखा हुआ था। वो तो उसे सबसे सही वक्त पर इस्तेमाल करने की सोच रहा था ताकि एक कतरा भी बर्बाद न हो। थैंग चैंगपिंग भाई बहन को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गए और एक कमरे के बाहर रुके। ये कक्षा 12 का पहला सेक्शन क्लास 3-1 था। छिंगशान हाई स्कूल का सबसे बेहतरीन और ताकतवर बैच। हुआईक्यू, तुम अब इसी क्लास में रहोगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए साथियों से मिलवाता हूँ। दरवाजा धीरे से खुला। क्लास के 300 छात्रों ने मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल थैंग चैंगपिंग के साथ एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। मेंग लिंगझोउ ने जी हुआईक्यू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आगे आओ और अपना परिचय दो। जी हुआईक्यू ने सिर हिलाया और पोडियम पर आ गया। नमस्ते साथियों, मेरा नाम जी हुआईक्यू है। मुझे नाटक गाना और भाला चलाना पसंद है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम सब अच्छे से साथ रहेंगे। क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मेंग लिंगझोउ ने ताली बजाई तब जाकर बाकी छात्र होश में आए और जोरदार तालियां गूंज उठी। मेंग लिंगझोउ ने हाथ हिलाकर शोर शांत कराया। जी हुआईक्यू का क्लास 3-1 में स्वागत है। मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, मेंग लिंगझोउ। उसने खिड़की के पास वाली एक खाली सीट की तरफ इशारा किया। तुम वहां बैठ जाओ, बाद में कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। थैंग चैंगपिंग ने जी हुआईक्यू को देखकर सिर हिलाया। टीचर मेंग, जी हुआईक्यू का ख्याल रखिएगा। कोई भी बात हो मुझे सीधे बताइएगा। इतना कहकर वे चले गए। मेंग लिंगझोउ ने हामी भरी, लेकिन दिल ही दिल में हैरान रह गया। प्रिंसिपल का पूरी क्लास के सामने यह कहना बताता था कि वे जी हुआईक्यू को कितना ज्यादा महत्व दे रहे थे। इसके बाद उसने खुद को संभाला और पोडियम पर लौट आया। ठीक है बच्चों, पढ़ाई जारी रखते हैं। दोपहर की मार्शल आर्ट्स क्लास भी मेंग लिंगझोउ ही ले रहा था। अभ्यास के मैदान पर छात्र भारी पत्थरों के ताले स्टोन लॉक्स उठाए खड़े थे। उनके हाथ कांपने लगे थे, माथे से पसीना बह रहा था और हर किसी के पैरों के नीचे पसीने का छोटा सा तालाब बन चुका था जिससे फर्श पर गहरे दाग पड़ गए थे। लेकिन मेरी सांसें एकदम शांत और गहरी थीं। बाल सूखे थे और कपड़े एकदम साफ सुथरे। ये जी हुआईक्यू तो बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारी क्लास के सबसे तगड़े छात्र छुआओ और बेई वेई भी इसके जितने शांत नहीं दिख रहे। मेरे दोनों तरफ खड़े एक लड़के और एक लड़की की हालत बाकी छात्रों से बेहतर जरूर थी, लेकिन उनके चेहरे भी लाल हो चुके थे और सांसें फूल रही थीं। 1 घंटा और बीत गया। ज्यादातर छात्र अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुके थे। मैदान पर सिर्फ जी हुआईक्यू, बेई वेई और छुआओ ही टिके थे, पर बाकी दोनों भी अब डगमगाने लगे थे। बस करो! मेंग लिंगझोउ की आवाज के साथ ही छात्र धड़ाम से जमीन पर बैठ गए और हांफने लगे। बेई वेई और छुआओ ने भी राहत की सांस ली और भारी पत्थरों को जमीन पर पटक दिया। सभी की हैरान निगाहें उस लड़के पर टिक गईं जिसका न तो चेहरा लाल हुआ था और न ही सांस फूली थी। इसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, क्या इसे थकान नहीं होती? मेंग लिंगझोउ भी हैरान था। उसे पता था कि जी हुआईक्यू ताकतवर होगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो छिंगशान के सबसे बेहतरीन छात्रों से इतना आगे निकल जाएगा। यही वजह थी कि प्रिंसिपल थैंग उसे इतना मान दे रहे थे। मेंग लिंगझोउ ने आगे कहा, जी हुआईक्यू, तुम मेरे साथ आओ। बाकी लोग अपना अभ्यास जारी रखें, अपनी ऊर्जा को बिगड़ने मत देना। मैं मेंग लिंगझोउ के साथ पेड़ों की छांव वाली सड़क पर चल रहा था। मेंग लिंगझोउ मुस्कुराया। कोई खास बात नहीं है, बस हर नए छात्र को लाइब्रेरी से अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल तकनीक चुनने का मौका मिलता है। मैं आज तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। मेरी आंखें चमक उठी। मार्शल तकनीकें, मार्शल स्किल्स आंतरिक साधना से अलग होती हैं। साधना तो स्तर बढ़ाने की जड़ है, जबकि मार्शल तकनीकें मुक्के, हथेली, लाठी, भाले और तलवार को चलाने का असली हुनर होती हैं। एक ही स्तर पर होने के बावजूद जिसकी मार्शल तकनीक बेहतर होगी, उसकी असली लड़ाई में मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोनों आगे बढ़ते हुए कैंपस की गहराइयों में पहुंचे। मेंग लिंगझोउ रुक गया। सामने पेड़ों के बीच 2 मंजिला लकड़ी की एक शांत इमारत खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर पुराना बोर्ड लगा था, छिंगशान लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही भारी भरकम किताबों की अलमारियों की कतारें दूर तक फैली हुई थीं। नानवू में भी मैं अक्सर लाइब्रेरी जाता था, पर इसके सामने वो कहीं नहीं ठहरती थी। मेंग लिंगझोउ ने गर्व से सीना तान कर कहा, छिंगशान लाइब्रेरी की किताबें पूरे चांगहुआई शहर में पहले नंबर पर आती हैं। यहाँ तक कि आसपास के शहरों में भी इसका नाम है। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई और चेहरे पर उदासी छा गई। बस बात इतनी है कि अगर इस साल छिंगशान अपना मुख्य स्कूल का दर्जा नहीं बचा पाया तो ये सारी किताबें दूसरे स्कूलों में भेज दी जाएंगी और स्कूल के ज्यादातर संसाधन भी बांट लिए जाएंगे। मैंने अपनी जेब में रखे उस चूर्ण को छुआ। जब मुझे और मेरी बहन को नानवू से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, तब थैंग बुजुर्ग और छिंगशान हाई स्कूल ने ही दानवों के खौफ की परवाह किए बिना हमें अपनाया था। यह एहसान मेरे दिल पर दर्ज था और मैं इसे हर हाल में चुकाऊंगा। मेंग लिंगझोउ ने मेरे दिल की बात ताड़ ली। हुआईक्यू, खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो। हजारों छात्रों और उन दानव कुल के नौजवान
नौजवानों को पछाड़कर चांग हुआई शहर का मार्शल आर्ट्स टॉपर बनना बहुत मुश्किल काम है। थैंग बुजुर्ग ने तुम्हें छिंगशान में लिया तो तुम्हारी प्रतिभा एक वजह जरूर थी, पर उससे भी ज्यादा उन्होंने तुम्हारे उस जज्बे को देखा जो अपने परिवार की खातिर दानवों के सामने भाला तानने से नहीं हिचकिचाया। इंसानों की छिंगशान कभी नहीं बदलेगी और उनकी रीढ़ सदियों तक नहीं झुकेगी। यही हमारे स्कूल का मूल मंत्र है और तुम्हारे अंदर वही आत्मा मौजूद है। बात करते करते दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। दूसरी मंजिल पर सिर्फ 10-12 अलमारियां थीं। सबसे आगे वाली अलमारी के पास एक बुजुर्ग आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर पुराने जमाने की कॉमिक्स रखी हुई थी। मैंने मैंग लिंगझोउ के साथ आगे बढ़कर बुजुर्ग को सम्मान से झुककर प्रणाम किया। पिछले जन्म में ढेरों उपन्यास पढ़ने के कारण मेरे मन में ख्याल आया, कहीं ये बुजुर्ग कोई छिपे हुए महाबली तो नहीं है। मैंग लिंगझोउ ने संजीदगी से कहा, लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर इंसानों का इतिहास और दस्तावेज हैं और दूसरी मंजिल पर मार्शल साधना और तकनीकें रखी हैं जो ज्यादातर शरीर तपाने के स्तर तक ही सीमित हैं। हुआईक्यू, तुम अपनी पसंद से कोई एक चुन सकते हो। याद रखना, ज्यादा के लालच में सब कुछ बर्बाद मत कर लेना। समझ गया टीचर मैंग। मैंने आराम कुर्सी पर लेटे बुजुर्ग को फिर से प्रणाम किया और पहली अलमारी से ध्यान से तलाश करना शुरू किया। अलमारियों पर मौजूद ज्यादातर स्क्रॉल कागज के थे और कुछ बांस के भी थे। हर स्क्रॉल के पास एक पर्ची लगी थी जिस पर उसका संक्षिप्त परिचय लिखा था। अ कोलैप्सिंग कप फिस्ट, मुक्के का वार बेहद भारी और आक्रामक जो पत्थर को भी तोड़ दे। हार्ट शैटरिंग पाम, हथेली की हवा से अंदरूनी नसों को तबाह कर देने वाला वार। मैं जितना देख रहा था मेरी आंखें उतनी ही चमक रही थीं। ये सभी तकनीकें शरीर तपाने के स्तर में पहले दर्जे की थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुनूं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। मेरे हाथ में अब बांस के 2 स्क्रॉल थे। अ प्रेरी फायर एट स्पीयर्स, भाला ऐसे चले जैसे जंगल की आग, 8 लगातार और न रुकने वाले वार। 4 विंड स्पीयर टेक्निक, भाले की परछाई हवा को चीर दे, एक ही वार से आंधी को फाड़ दे। मेरी नजरें इन दोनों स्क्रॉल पर घूम रही थीं और चेहरे पर असमंजस के भाव थे। ये दोनों ही भाला तकनीकें रफ्तार पर आधारित थीं। पहली में 8वां वार बेहद बेरहम और जंगल की आग जैसे थे, जबकि दूसरी पूरी तरह से बेपनाह रफ्तार पर टिकी थी जिसमें कोई दिखावा नहीं था। मैंग लिंगझोउ पास आया। मैं उससे सलाह लेने ही वाला था कि तभी आराम कुर्सी पर लेटे बुजुर्ग अचानक उठकर बैठ गए। तुमने अभी सब नहीं देखा है, उधर भी तकनीकें रखी हैं। बुजुर्ग की नजर का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल के सबसे सुनसान कोने में एक और अलमारी दिखाई दी जिस पर धूल से सने कुछ स्क्रॉल यूं ही लापरवाही से फेंके हुए थे। मैंग लिंगझोउ ने हैरान होकर बुजुर्ग को देखा और डरते हुए बोला, हुआईक्यू, वे सभी प्रतिबंधित वर्जित तकनीकें हैं। उस अलमारी पर जो भी तकनीक रखी है उसे सीखने की कोशिश में कम से कम 8-10 छात्र अपनी जान या साधना गंवा चुके हैं। मैं उत्सुकता से उधर गया और अलमारी से बांस का एक स्क्रॉल उठाकर पढ़ने लगा। कुछ ही पंक्तियां पढ़कर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। ये तकनीकें वाकई बेहद खतरनाक थीं। हर एक तकनीक उल्टे रास्ते पर चलती थी और थोड़े समय के लिए भयानक ताकत पाने के चक्कर में इंसान की पूरी भविष्य की क्षमता को निचोड़ लेती थी। इन्हें सीखकर इंसान पल भर के लिए ताकतवर तो बन सकता था, लेकिन उसकी कीमत उसका पूरा मार्शल आर्ट्स का भविष्य होता था। कोई ताज्जुब नहीं था कि इन्हें इस कोने में धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, मेरी नजर अलमारी के सबसे अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। वहां एक आखिरी स्क्रॉल बचा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे निकाला। छूते ही वो बर्फ जैसा ठंडा और बेहद भारी महसूस हुआ। ये जेड रत्न का बना स्क्रॉल था। स्क्रॉल के ऊपरी हिस्से पर 4 प्राचीन अक्षर खुदे थे। सेनरुओ स्पीयर आर्ट, अनंत नरक भाला कला। भाला नरक की भयानक संहारक ऊर्जा को खींचता है। इसे वही साध सकता है जिसका शरीर फौलाद जैसा हो और जो संहारक ऊर्जा मर्डस ऑरा से बिल्कुल न डरे। इसके 2 स्तर हैं। छोटा स्तर, नरक की संहारक ऊर्जा को भाले में उतारना, जिससे भाले के हर वार में भयानक दबदबा आ जाता है और ये अपने स्तर की बाकी तकनीकों से कहीं आगे निकल जाता है। महान स्तर, संहारक ऊर्जा और भाला एक हो जाते हैं, जिससे भाले की परछाई साक्षात नरक का रूप ले लेती है और अपने से ऊंचे स्तर के दुश्मनों का भी वध कर सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ना चाहा तो देखा कि वो जेड स्क्रॉल वहीं से टूटा हुआ था। ये एक अधूरा स्क्रॉल था। इसके आगे क्या था और कितना लिखा था कुछ पता नहीं था। मैंने सिर उठाया तो देखा मैंग लिंगझोउ मेरे हाथ के उस जेड स्क्रॉल को देखकर माथे पर बल डाले खड़ा था। ये भाला कला हद से ज्यादा खतरनाक है। पहले भी आंतरिक ऊर्जा ची कंडेंसेशन स्तर के कई शिक्षकों ने इसे आजमाने की कोशिश की थी और सबका शरीर बुरी तरह जख्मी होकर पलटवार का शिकार हो गया था। इससे पहले कि मैंग लिंगझोउ मुझे और रोकता, मैंने पक्के इरादे से कहा, मैं सेनरो स्पीयर आर्ट ही चुनूंगा, मुझे बस यही चाहिए। लाइब्रेरी से अभ्यास के मैदान तक लौटते हुए मैंग लिंगझोउ की आहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। जी, हुआईक्यू तो वो अनमोल हीरा था जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल थैंग ने उसे सौंपी थी। अगर ये लड़का इस खतरनाक तकनीक के चक्कर में बर्बाद हो गया तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन ये लड़का अपनी जिद का इतना पक्का था कि लाख समझाने के बाद भी उसने इसी तकनीक को चुना था। मैदान पर लौटने के बाद क्लास 3-1 के छात्र अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुछ तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, कुछ मुद्राओं में लीन थे, तो कुछ आपस में भिड़कर 2-2 हाथ कर रहे थे। मुक्कों और लातों के टकराने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। जी, हुआईक्यू ने लोगों की उत्सुक नजरों की परवाह नहीं की। वो एक शांत कोने में गया और उसने वो जेड स्क्रॉल निकाला। उसकी आंखों में एक चमक थी। इस तकनीक को सीखने के लिए 2 ही शर्तें थीं।
पहला, शरीर का फौलादी होना, और दूसरा, संहारक ऊर्जा से न डरना। वह जानता था कि मेंग लिंगझौ उसकी भलाई चाहता था, लेकिन यह तकनीक उसके लिए ही बनी थी, और फिर इस तकनीक की ताकत के चंद शब्द ही दिल दहला देने के लिए काफी थे। लाओशान का स्वामी कभी चुप नहीं बैठने वाला था, और उसकी तथा क्विंगसुई की जान पर खतरा अभी टला नहीं था। वो ताई सुई फूहू झांग के जरिए संहारक ऊर्जा से अपना शरीर पहले ही तपा चुका था, इसलिए इस भाला कला को सीखना उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। और अगर भविष्य में मौका मिला तो शायद इस अधूरे स्क्रॉल का बाकी हिस्सा भी उसे मिल जाए। इसके बाद जी हुआईक्यू ने सारे फालतू विचार दिमाग से निकाल दिए और उसका मन शांत हो गया। स्क्रॉल के मंत्रों के अनुसार उसने धीरे धीरे अपनी रक्त ऊर्जा को घुमाना शुरू किया और भाला पकड़ने की मुद्रा को ठीक किया। ऊर्जा तायिन की राह चले, रक्त शाओइन में बहे, कंधे ढीले रहें और भाला शरीर के साथ घूमे। संहारक ऊर्जा को नसों में उतारो और शरीर को ही भट्टी बना लो। बाहर का सारा शोर धीरे धीरे गायब हो गया। जी हुआईक्यू को सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज और नसों में उफनती नदी की तरह बहते खून की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रक्त ऊर्जा 8 मुख्य नसों से गुजरी और उसने भीतर छिपी नरक की संहारक ऊर्जा को जगा दिया, जो बार बार उसकी नसों और हड्डियों को धोने लगी। जी हुआईक्यू ने पहले तो त्योरियां चढ़ाई, पर फिर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कान आ गई। इस स्तर की संहारक ऊर्जा उस ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं थी जिसका सामना उसने ताई सुई फूहू झांग का अभ्यास करते वक्त किया था।